साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 10 का प्रमुख आयोग के एमसीक्यूज जो हैं वो देखने में आपको एमसीक्यूज लगेंगे, लेकिन एक एक प्रश्न में इतनी डीपली हम आपको जानकारी देंगे कि वो आपकी एमपीपीएससी 2020 और 2021 की एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम और अपलोड कर चुके हैं प्रमुख आयोगों के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आप उन प्रैक्टिस सेट को भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस निकाय को सबसे महत्वपूर्ण निकाय कहा है? निर्वाचन आयोग, सीएजी, महिला आयोग या फिर वित्त आयोग? चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए सही आंसर इसका बी यानी कि सीएजी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण निकाय कहा है। ठीक है, आइए कुछ जानकारी देते हैं। देखिए तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सबसे महत्वपूर्ण आयोग माना है। क्यों माना है? तो सीएजी भारतीय सरकार के खर्चे का ब्यौरा करता है और उसका लेखा परीक्षण करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना है अगर सीएजी सही से काम करेगा तो भारत में भ्रष्टाचार नहीं होगा और जनता का जो भी टैक्स आता है उस टैक्स का सही से उपयोग हो सकेगा। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक कथन और यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको माना है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 को उन्होंने आत्मा कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण निकाय किसको माना है? तो सीएजी कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण निकाय माना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं यूनिट 10 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तो भारत में पहला महालेखाकार का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो पहला जो ऑडिटर जनरल का जो हेड ऑफिस है वो कब स्थापित किया गया था? पहली बार शुरुआत में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1857, ऑप्शन बी 1846, ऑप्शन सी 1858 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1860। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 1858 में भारत में पहली बार महालेखा कार्यालय का जो है निर्माण किया गया था। अब कहां पर किया गया था और कब किया गया था, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो भारत में महालेखाकार का पहला कार्यालय जो है वो 1858 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। यह कार्यालय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। जैसे कि आपको पता है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही थी, तो उसका लेखा परीक्षण जो था और जो भी मतलब आवक जावक थी, जो भी मतलब वहाँ पर अकाउंटेंट वाला काम था, उसको नियंत्रित करने के लिए एक महालेखाकार की आवश्यकता पड़ रही थी। तो एक महालेखाकार का कार्यालय बनाया गया और पहले ऑडिटर जनरल किसको बनाया गया? तो सन 1860 में पहले ऑडिटर जनरल एडवर्ड ड्रमंड को बनाया गया। तो दो तरह के प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि भारत में पहला महालेखाकार कौन है या फिर पहला ऑडिटर जनरल कौन है? तो आप आंसर लगाएंगे एडवर्ड ड्रमंड जो हैं वो भारत के पहले महालेखाकार हैं। अब आपसे दूसरा प्रश्न बनेगा स्वतंत्र भारत के पहले महालेखाकार कौन है या फिर पहले ऑडिटर जनरल जो भारतीय हैं वो कौन है? तो आपको आंसर लगाना है पी नरहरि राव। ठीक है, दोनों प्रश्न आपको दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, प्रश्न को देखना है सही से कि क्या पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है इनमें से सीएजी कैसा निकाय है? कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है, विधिक निकाय है या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर यहां पर पहले से लगाया, कोई बात नहीं। सही आंसर इसका ए यानी कि संवैधानिक निकाय है जो आपका सीएजी है। कैसे संवैधानिक निकाय है, आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। देखिए तो सीएजी एक संवैधानिक निकाय है। अब देखिए संवैधानिक निकाय कौन सा निकाय होता है? तो ऐसा निकाय जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया हो उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम आपको संवैधानिक निकाय के बारे में बता चुके हैं। देखिए सीएजी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक किया गया है। तो अब सीधे सीधे आपको पता चलेगा जब भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया ही गया है तो ये एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। जैसे आपका नीति आयोग है तो वो संवैधानिक निकाय नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका वर्णन तो भारतीय संविधान में कहीं किया ही नहीं गया है, तो नीति आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, वो एक असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, सीएजी को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। हालांकि पहले से सीएजी था, लेकिन कौन था वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो भी हमने आपको बताया था 1858 में ड्रमंड साहब जो थे। लेकिन वो तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, अंग्रेज चले गए, तो अब भारत नई तरीके से शुरुआत कर रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में किसको जोड़ा गया? सीएजी को जोड़ा गया। और इसमें जो है 1919 के अधिनियम से इसे सरकार से स्वतंत्र रखा गया। 1919 में अंग्रेज लोगों ने बोल दिया था कि जो सीएजी है वो उस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। और ठीक उसी को फॉलो करते हुए भारतीय संविधान ने भी 1919 के अधिनियम के अनुसार जो अपना सीएजी बना है, नया सीएजी जो बना है, उसको बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया। सरकार का कोई भी दबाव उसके ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में सीएजी को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए
तो सीएजी की सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए भारतीय संसद में अधिनियम कब बनाया गया? देखिए, इसका संविधान में तो वर्णन है, लेकिन इसके सेवा शर्तें जो है उसका वर्णन संविधान में किया ही नहीं गया है। अब बना तो दिया है, तो सेवा शर्तें भी तो होनी चाहिए भाई, कितने पैसे मिलेंगे, कब तक तुम काम करोगे, तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया। अब वो अधिनियम कब बनाया गया वही आपसे पूछा जा रहा है, 1970 में, 1980 में, 1971 में या फिर 1960 में। तो बताइए भारतीय संसद में अधिनियम कब बनाया गया सीएजी की सेवा शर्तों के लिए? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 1971 में सीएजी के सेवा शर्तों के लिए एक अधिनियम बनाया गया भारतीय संसद में। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो सीएजी की सेवा शर्तें और कर्तव्यों को निर्धारण करने के लिए भारतीय संसद ने 1971 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 कहा जाता है। तो प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम कब बना था, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा 1971 में सीएजी एक्ट बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सीएजी के कार्यों को बढ़ाते हुए लेखा परीक्षण के साथ साथ लेखांकन का भी काम सौंप दिया गया, यानी कि अब आपको ऑडिट भी करना है और आपको जो है ऑडिट को चेक भी करना है। तो लेखांकन का अर्थ है ऑडिट करना और लेखा परीक्षण का अर्थ है ऑडिट को चेक करना। ठीक है, तो दोनों काम सौंप दिए गए। अब क्या हुआ, अब ये तो बहुत ज्यादा मतलब भार पड़ने लगा, और एक तरह से मतलब ये भी हो गया कि आप ही लिखेंगे और आप ही चेक करेंगे। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप लिखते हैं और चेक एग्जामिनर करता है, मगर यहां तो सीएजी को दोनों काम दे दिए गए, यानी आप लेखा परीक्षण भी कीजिए और आप ही लिखिए। तो ये गड़बड़ हो गया। तो बाद में क्या हुआ, 1976 में इसे लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया, यानी कि इससे बोल दिया कि अब आप केवल चेक करोगे, केवल ऑडिट करोगे, और जो लेखांकन का काम है ना, प्रत्येक विभाग अपना लेखांकन खुद करके आपको देगा, बस आपका काम होगा कॉपी को चेक करना, जो भी गलतियां हैं उसको सही करके बताना। ठीक है, तो 1976 में लेखांकन को अलग कर दिया गया ऑडिट करने से, 1976 में फ्री कर दिया गया सीएजी को, वो केवल और केवल लेखा परीक्षण यानी केवल और केवल ऑडिट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो लोक वित्त का संरक्षक किसे माना जाता है? लोक वित्त का मतलब समझ रहे हैं, हमारा पैसा, जनता का पैसा जो है उसका संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी है सीएजी। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि सीएजी को लोक वित्त का संरक्षक माना जाता है। टॉप 10 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीएजी से अगर प्रश्न आएगा तो 2 से 3 प्रश्न आपको इसी में से मिलने वाले हैं। ठीक है, ये टॉप 10 प्रश्न आपको करके जाने, देखने में आपको 10 लगेंगे, लेकिन इनमें कम से कम आपके 40 टॉप जो प्रश्न होंगे वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आयोग से जितने भी प्रश्न हम लेकर के आएंगे आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। कम से कम इससे पहले हम 7-8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं आयोग के ऊपर, और ये भी आपकी अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहे हैं आयोग वाले, वे अति महत्वपूर्ण है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका आंसर डी हो गया, यानी कि सीएजी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो सीएजी को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। सीएजी जनता के द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों को सही रूप से उपयोग के लिए जांच व लेखा परीक्षण करता है। अब हम क्या करते हैं, हम 2 प्रकार के टैक्स देते हैं, आपको पता ही है, एक तो प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। और इन टैक्स के बारे में कल वाली वीडियो हमने आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है ना, बताया था ना। जो आपका जीएसटी है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जैसे कि हम कहीं होटल में खाना खाने गए तो हमने होटल में उस जितनी थाली हमारी आई, मान लीजिए 50 रुपये की थाली आई, तो उसमें ये जीएसटी इंक्लूड रहता है, यानी ये अप्रत्यक्ष कर होता है। हमको कहीं सरकार के पास में अलग से जाकर के नहीं देना पड़ता कि सर 50 रुपए की थाली थी, 10 रुपए इस पर टैक्स बन रहा था, 10 रुपए आप सरकार जी रख लीजिए और 50 रुपए होटल को दे देंगे। ऐसा तो नहीं होता है, होटल वाला ही जाकर के जमा करता है, इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जो कर हम सीधे खुद जाकर के जमा करते हैं, जैसे कि हमारा हाउस टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, इनको हम खुद जाकर के जमा करते हैं आयकर विभाग में, इसको क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कल भी हमने बताया था, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर रहेगा तो आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को। ठीक है, देखिए, इस कार्य में पीएसी सीएजी की मदद करता है, इसलिए पीएसी को सीएजी का मित्र भी कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा गया है कि सीएजी का मित्र किसे कहा जाता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसे सीएजी का मित्र भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए। भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? अब इसमें हम आपको वर्तमान भी क्लियर कर देंगे और पहले भी क्लियर कर देंगे, और जो वर्तमान में है वो इससे पहले क्या थे वो भी क्लियर कर देंगे। कितना घुमा के प्रश्न पूछेगा मेरे भाई, इससे ज़्यादा तो और डीपली जाने वाला नहीं है ना। चलिए देखते हैं, जीसी मुर्मू, वी नरहरि, अमिताभ कांत या फिर राजीव महर्षि। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो जीसी मुर्मू साहब हैं वो भारत में वर्तमान में सीएजी हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए।
तो भारत के वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि 14वें क्रम के हैं। ठीक है, क्रम भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे क्रम ही पूछ ले। ठीक है, उन्होंने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, कब? 8 अगस्त 2020 को। तो इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले राजीव महर्षि जी थे, जिन्होंने 2017 में कार्यभार संभाला था और अगस्त 2020 में उनका रिटायरमेंट हो गया, तो उनके स्थान पर गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए, सीएजी बनने से पहले श्री मुर्मू जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। तो ये भी आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया और पहले उपराज्यपाल कौन बने? तो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो हैं वो पहले उपराज्यपाल बने थे। तो ये स्टैटिक का प्रश्न भी आपका यहीं से क्लियर हो गया। जम्मू कश्मीर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, भारत के पहले जो यहाँ पर राज्यपाल नहीं होगा, भारत के जो पहले सीएजी हैं वो बी नरहरी थे। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि भारत के पहले सीएजी कौन है? 26 जनवरी 1950 को जिसको नियुक्त किया गया था, तो वो वी नरहरी थे। ठीक है, उन्होंने अपना 26 जनवरी 1950 को कार्यभार संभाला था। और एक प्रश्न आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तक वर्तमान में कितनी महिलाएं सीएजी बन चुकी हैं? तो आपको आंसर लगाना है 0। एक भी महिला अभी तक सीएजी नहीं बनी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो सीएजी को शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत का महान्यायवादी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। चलिए आंसर देख लेते हैं। बहुत कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न है, लोग जल्दबाजी में गलत लगा करके चले आते हैं। ठीक है, देखिए आंसर, सही आंसर बी, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो सीएजी को शपथ दिलवाता है। अब लोगों को कंफ्यूजन क्यों आता है? लोगों को ये लगता है कि जैसे लेखा परीक्षण वगैरह करता है तो ये भाई न्यायालय से संबंधित होगा, तो ऐसा हो सकता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो इसको शपथ दिलाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत का महान्यायवादी भी इसको शपथ नहीं दिलाता है, इसको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? आइए आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका वर्णन कहाँ पर किया गया? तो अनुच्छेद 148(1) है, उसमें यह वर्णन किया गया है कि भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो आपका आर्टिकल भी क्लियर हुआ और यह भी पता चलेगा नियुक्ति कौन करता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 148(2) में सीएजी को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 148(2) के अनुसार सीएजी को शपथ भारत का राष्ट्रपति ही दिलवाता है। सीएजी की शपथ का वर्णन भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, तो जो शपथ वगैरह है भारत में आपको पता है 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो अनुसूची 3 में लोगों की शपथ के बारे में बताया गया, तो जितने भी अधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया और उसी अनुसूची में सीएजी की शपथ का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, सीएजी के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, संसद, सीजेआई, या वो खुद ही कर लेता है कि भाई मेरा इतना ऐसा है, 5 लाख रुपए मेरी सैलरी होगी, बोलो दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है? तो इसका सही आंसर बी, यानी कि संसद के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, संसद के द्वारा सब किया जाता है। आगे बढ़ते देखिए, तो अनुच्छेद 148(3) के अनुसार सीएजी की सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सीएजी की नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मुर्मू साहब बन गए तो तुमने 3 लाख सैलरी कर दी, ठीक है, अब इसके बाद कोई और आया, तुमको लगा नहीं यार इसको तो सैलरी नहीं देनी चाहिए, तो 2.5 लाख कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, लाभकारी परिवर्तन आप कर सकते हो। अगर अभी सैलरी 2.5 लाख रुपए है तो आप 2.5 से 3 कर सकते हो, मगर 3 से 2.5 नहीं कर सकते हो। ठीक है, कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो। ठीक है, सीएजी की पदावधि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो उसकी पदावधि होती है। सीएजी अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो सीएजी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। त्यागपत्र, पद अवधि और वेतन संविधान में ना बताते हुए महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में बनाए गए हैं। तो भारतीय संविधान में इसका कहीं वर्णन ही नहीं किया गया। भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने सीएजी के त्यागपत्र, पद अवधि और वेतन का कहीं वर्णन ही नहीं किया। अब क्या किया जाए? तो फिर क्या किया गया? संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 बनाया, जिसमें सीएजी की पदावधि, त्यागपत्र और वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? कर्तव्य और शक्तियों के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 152, ऑप्शन सी 149, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 150। और यह प्रश्न अभी एमपीपीएससी 2019 वाले एग्जाम में रखा मिल गया था। बहुत से लोग 148 लगा करके आए हैं, गलत करके आए हैं। देखिए सही आंसर सी, यानी कि अनुच्छेद 149 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है और आयोग ने भी अनुच्छेद 149 को ही सही माना है। कभी कभी आयोग कुछ भी मान लेता, ठीक है, लेकिन इस बार बिल्कुल सही माना है, 149 ही माना है। चलिए देखिए,
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार सीएजी की कार्य एवं शक्तियों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा। सीएजी के कार्य एवं शक्तियों को निर्धारित करने के लिए संसद के द्वारा सीएजी एक्ट 1971 बनाया गया। जैसा हमने आपको बताया था कि संविधान में कहीं कोई वर्णन ही नहीं किया गया, तो सीएजी एक्ट 1971 बनाया गया और वहां पर उसकी वेतन भत्ते, पदावधि और शक्तियों के बारे में वहां पर वर्णन किया गया है सीएजी एक्ट 1971 में। हाँ जी, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये एग्जाम का क्या हो रहा है, 20 जून को होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं अभी हम चेक करके आए हैं मेरे भाई, पीएससी की वेबसाइट पर कुछ भी नहीं आया है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है सीएजी कह रहे हैं, हो सकता है एमपीपीएससी वेट कर रहा हो कि कोरोना डाउन हो जाए और आपका एग्जाम ऑन टाइम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो अभी तक तो बता देते कि होगा या फिर नहीं होगा। अभी तो बस अखबारों में हवाबाजी हो रही है कि नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपके पास में नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आप बिल्कुल मानिए कि आपका एग्जाम 20 जून को ही होना है। क्योंकि देखिए, एमपीपीएससी खिसियाया हुआ बैठा है, आप लोगों ने एग्जाम शेड्यूल गड़बड़ कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ा दो आगे बढ़ा दो, अब उसने बढ़ा दिया एमपीपीएससी ने आगे। अगर उसको मौका मिल जाता है और सरकार बोल देती है कि आप एग्जाम कराइए, तो मेरे भाई 20 जून को ही एग्जाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो तैयारी अपनी बना करके रखिए, ऐसा नहीं कि तैयारी छोड़ दो, तैयारी आपको बना करके रखना है। नहीं, यहाँ पर कमजोर पड़ गए तो कुछ भी हो सकता है, पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी हम यूनिट 9 के लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाकर रखी, चैनल के अंदर जाकर के देखेंगे। यूनिट 10, यूनिट 7, यूनिट 6, यूनिट 5 सबके लिए हम बराबर प्रैक्टिस सेट लगातार लेकर के आते रहते हैं। जब से आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है तब से अब तक लेकर के आ रहे हैं, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से किसका लेखा परीक्षण सीएजी के द्वारा नहीं किया जाता है? गौर कीजिएगा, नहीं किया जाता है। राज्यों की संचित निधि, सरकारी कंपनियों का, स्थानीय निकायों का, या फिर भारत की आकस्मिक निधि का। तो इनमें से किसका लेखा परीक्षण, किसका ऑडिट जो है वो सीएजी के द्वारा नहीं किया जाता? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी जो स्थानीय निकाय होते हैं, जो अपनी लोकल बॉडीज़ होती है, जैसे कि अपनी पंचायत हो गई, ठीक है, और आपका जो चुनाव निकाय पंचायत वाला हो गया, तो इनका जो लेखा परीक्षण है वो सीएजी के द्वारा नहीं किया जाता। भाई अब इतने बड़े लोग हैं, सीएजी जो है बहुत बड़ा निकाय है, वो आकर के आपका ग्राम पंचायत का वो करेगा, ऑडिट नहीं होता ना ऐसा। तो सीएजी के द्वारा भारत में राज्यों की संचित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों का परीक्षण किया जाता है। तो जो स्टेट के जितने भी ये आपकी बॉडीज़ होंगी, इनका तो वो करेगा परीक्षण। ठीक है, सीएजी सरकारी कंपनी व केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों का भी लेखा परीक्षण कर देता है। ठीक है, जो भी मतलब सरकार के द्वारा जिनको वित्त दिया जाता है उनका भी कर देता है। सीएजी स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, सहकारी समितियां आदि का लेखा परीक्षण नहीं करता है। बोलता भाई इसका तो आप खुद ही कर लो यार, इसके लिए मुझे बुलाओगे ना, तो इसका नहीं करता है। ठीक है, लेखा परीक्षण के बाद वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है, फिर उस पर बहस वगैरह होती है, वो बात की बात होती है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न यहां से बनता है कि अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है सीएजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमको भी अंदर से लगे कि हाँ भाई कुछ नया करना चाहिए आपके लिए, है ना। जब आप शेयर नहीं करते हैं, आपका सपोर्ट नहीं मिलता, तो हमें थोड़ा अंदर से निराशा होती है, इतनी मेहनत कर रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। तो कम से कम आप शेयर तो कीजिए, उन लोगों तक तो पहुँचाइए जिनको ज़रूरत है ना प्रैक्टिस सेट की। बाकी आपको बता दें, रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें आपका डेली करंट अफेयर कवर करते हैं, एमपी करंट अफेयर कवर करते हैं, स्टैटिक जीके कवर करते हैं और रिवीजन कवर करते हैं। और आज वाली वीडियो में हमने मई के जो दिवस हैं उनको भी कवर किया है, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर, आपका यूनिट 8 पूरा करंट अफेयर के द्वारा ही कवर हो जाएगा। और आगे जो आपके एमपीपीएससी का एग्जाम 2021 वाला आने वाला है, एमपीएसआई 2021 आने वाला, पटवारी आने वाला है, तो इन सब में अगर आपसे अभी से ही करंट अफेयर को कवर करते चलेंगे, चाहे वो एमपी करंट अफेयर हो चाहे डेली करंट अफेयर हो, तो उस समय आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों से 10 कदम आगे होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।